प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज चलते हैं आपकी पहली क्लास हिंदी वर्णमाला में, जो आपको बता दिया गया था कि आपकी पहली क्लास वर्णमाला की होगी और आपकी प्रॉपर क्लास से मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। तो आओ चलते हैं आज की आपकी पहली क्लास में वर्णमाला। तो साथियों आज आपको हम पढ़ाते हैं वर्णमाला। आपकी पहली क्लास वर्णमाला की होगी। आपको बता दें कि वर्णमाला जो हमारी एक हिंदी का ही पार्ट है। हिंदी को किस भाषा से लिया गया है? हमारी फारसी भाषा से। फारसी भाषा से हिंदी की जो निष्पत्ति की गई है वो हमारी ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा हमारी हिंदी की निष्पत्ति की गई है। अब इसमें हम लोग पॉइंट बना के क्या लिखेंगे आप देखिएगा। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे जो हमारी हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जो हिंदी दिवस है वो हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय मृत भाषा दिवस। मृत भाषा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के बाद हम लोग नोट करेंगे अगला पॉइंट। इसी के बाद हम लोग नोट करेंगे पहला और अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट नोट करेंगे यहां पर कि भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब मिली थी? भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता जो मिली थी साथियों कब मिली थी? कोई बता सकता है? वो मिली थी हमारी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हमारी हिंदी संविधान से मान्यता मिली थी। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला जो के होते हैं हमारे दो प्रकार के। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, स्वर को हम लोग कहते हैं अच, और एक हमारा होता है व्यंजन। व्यंजन को हम बोलते हैं हल। ठीक है। वर्णमाला हमारे कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर व्यंजन और एक होता है हल व्यंजन। स्वर व्यंजन को हम लोग अच बोलते हैं और हल व्यंजन को हम लोग व्यंजन को हम हल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कोई बताएगा? परिभाषा क्या होती है? वर्णमाला दो शब्दों
वर्ण प्लस माला, वर्णमाला दो शब्दों, वर्ण प्लस माला, माला दो शब्दों, वर्णमाला हमारे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है वर्ण, एक होता है माला, जो दो शब्दों के वर्ण प्लस माला, वर्णमाला दो शब्दों से वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, जिसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। जो वर्णमाला होते हैं, वर्णों के समुदाय को, या दूसरी परिभाषा लिख लो, वर्णों के समुदायों को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला कहते हैं। एक हमारी परिभाषा हो गई, वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनता है। और दूसरी जो परिभाषा हमारी बनती है वो होती है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। वर्णमाला तो हम लोग समझ गए, इसकी परिभाषा समझ गए। एक आप लोग बिंदु डालेंगे, यहां पर लिखेंगे भाषा की, एक कहेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ये लिखित इकाई दो होंगे। एक बोलेंगे भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो हमारी वर्ण कहलाती है। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो हमारी ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होगी उसे हम लोग वर्ण बोलेंगे, और जो भाषा की सबसे मौखिक इकाई होगी उसे हम लोग ध्वनि बोलेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान लेखन के आधार पर वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है? वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या हमारी 52 + 1 = 53 मानी गई है। जो हमारा ये वर्ण है यही हमारा अभी जोड़ा गया, जिसे हम लोग विशिष्ट कहते हैं। विशिष्ट कहते हैं। जो हमारा जो लास्ट में वर्ण जोड़ा गया है वो हमारा कहलाएगा विशिष्ट या विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट, यहाँ पर बोलेंगे विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कुछ दिक्कत हो तो अभी पूछ सकता है, जहाँ पर किसी को समझ में ना आई हो। और जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, कृपया वो इस वीडियो को पूरा देखें, और कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करिए। मैं एक एक कमेंट, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन का मैं पढ़ूंगा। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसमें मैं
सुधारूंगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं पेपर में इसके बाहर कुछ भी आ जाए तो आप मुझको बोल दीजिएगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा पेपर में उसके बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को आप पूरा देखना, जैसा भी कुछ भी हो आप समझ में आए तो बताना, ना आए तो भी बताना। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ से जिम्मेदारी आप लेता हूँ कि मैं आपको इसके बाहर किसी भी बालक हो, बालिका हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी इसके आगे अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे बता दीजिएगा। आप देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या हमारी कितनी मानी गई है। आप बताएंगे कि भैया स्वरों की संख्या तो 11 मानी गई है। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन कितने माने गए हैं बताएंगे आप कोई। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। इसके बाद हमारे आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म के बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद हमारा क्या आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। आप बोलेंगे भैया 4 मानी गई है। इसके बाद बोलेंगे आप अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। आप बोलेंगे भैया अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये भैया सब कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक हमारा होता है संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। एक हमारा आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है। इसके बाद आप लोग बोलेंगे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद आप बोलेंगे अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजनों की संख्या प्यारे बच्चों 2 मानी गई। एक फिर हमारा लास्ट में आता है विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन एक हो गए। अब ये देखो हमारी ये सारे के सारे व्यंजन आ गए। हमारा जो होता है स्वर, स्वर हमारे में कितने व्यंजन आएंगे 11। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजन के बच्चों 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन 2, अयोगवाह व्यंजन 2, इसके बाद विशिष्ट व्यंजन 1। ये हमारे हो गए व्यंजन टोटल, ये हमारे इतने आते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए। आगे देखो पढ़ते हैं। आगे आएगी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या। यहां पर नोट डालेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है बच्चों, हमारी यहाँ पर 43 मानी गई है। 43 वर्ण होते हैं जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मानी गई है। व्यंजनों की संख्या बच्चों वो 43 मानी गई है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट डालें उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 45 मानी गई है। जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार माना गया है वो 43 मानी गई है। इसके बाद उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं। इसके बाद फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि स्वर। अगली हेडिंग डालें आप स्वर, अगली हेडिंग स्वर डालें। स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, आज कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती, जिन वर्णों की जिन वर्णों की संख्या या जिन वर्णों का उच्चारण
वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता रूप से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्वर कहते हैं। देखिए इनकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इनकी संख्या 3 सॉरी इनकी संख्या 13 होती है, 13 होती है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे 13 कौन कौन से होते हैं। पहले तो आ जाएगा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद आएगा ऋषि, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए, फिर आएगा ओ, फिर आएगा ओ, फिर आएगा अं, फिर आएगा अरे। ठीक, ये हमारे जो होती हैं स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों उच्चारण के आधार पर। वर्णों की संख्या। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? वो मानी गई है 10। इसके बाद डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण। बच्चों स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, देखते हैं। देखो, जो उत्पत्ति के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 डालेंगे मौलिक स्वर। मौलिक स्वर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, इसकी परिभाषा क्या होती है बताते हैं। देखिए, जिन वर्णों का निर्माण 2 खंडों द्वारा होता है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कहता है कि जिन वर्णों के निर्माण से 2 खंडों द्वारा होता है। देखिए, जिन वर्णों का निर्माण 2 खंडों द्वारा होता है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों समझ में ना आए कमेंट करिए, मैं एक कमेंट डेली पढ़ूंगा, आपके हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा। कहीं भी समझ में नहीं आएगा उसका मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आपको जब तक भी समझ में नहीं आएगा हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट में आपको समझा कर यहाँ से जाऊंगा। आपको इस तरह तैयार कराऊंगा कि आपको इसके बाद कहीं पर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हर एक शब्द को आप गौर से देखें, हर एक पॉइंट देखें, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसी कौन सी परिभाषा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उदाहरण नहीं आ रहा है, आप कमेंट करिए। जितना कमेंट आपको करना है करिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उसके नेक्स्ट दिन आपको उसी के बारे में बताऊंगा। कि यहाँ पर जैसे शॉर्ट वीडियो लेकर आऊं, भले वो 10 मिनट का वीडियो हो, 15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन मैं आपको हर एक कंफ्यूजन आपको दूर करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों, इनका हम उदाहरण देख लें जरा सा। मौलिक स्वर के उदाहरण जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक होता आ, इसके बाद आता है ई, इसके बाद आता है उ, एक हमारा आता है ऋषि। ठीक है, ये हमारे होते हैं क्या, इनके स्वर जो हमारे होते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों संधि स्वर। दूसरे नंबर में आता है संधि स्वर। संधि स्वर, इसको हम क्या परिभाषा इसकी होगी? देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा होती है जिन स्वरों का निर्माण दो खंड द्वारा होता है, उससे हम संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों द्वारा होता है उसे हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल इसको हम आपको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, और ये देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक डालते हैं। नंबर एक, इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सजातीय स्वर, नंबर दो विजातीय स्वर। नंबर एक सजातीय स्वर, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए परिभाषा, जिन स्वरों का निर्माण दो समान जात के योग से होता है। जिन स्वरों का निर्माण दो समान जाति के योग से होता है, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। ये इसके जो होते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालें विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, इसमें लिखेंगे जस्ट अपोजिट। जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जाति के योग से होता है, उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं।
विजातीय स्वर कहते हैं। देखिए आगे, जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जाति के योग से होता है उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है प्यारे बच्चों। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। आगे बच्चों चलेंगे, इसमें एक चीज नोट कर लो, हिंदी में यहाँ पर हिंदी में मात्रा के अनुसार, हिंदी में मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या 3 होती है। अब आगे चलते हैं। नंबर 1 डालेंगे हास्य स्वर। नंबर 1 डालेंगे हास्य स्वर। प्यारे बच्चों, जहां पे समझ में ना आ रहा हो कमेंट करो। नंबर 1 डालें हास्य स्वर। नंबर 1 हास्य स्वर। देखिए बच्चे, जिन स्वरों का निर्माण करते समय कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख लो। जिन स्वरों का निर्माण करते समय कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। आगे बच्चों देखते हैं हास्य स्वर के बारे में। हास्य स्वर, इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। आपको बताया था आ ई उ ऋषि, इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। इनकी संख्या प्यारे बच्चों 4 होती है। क्या होती है? आ ई उ और ऋषि 4 होती है। आगे चलते हैं। नंबर 2 डालो दीर्घ स्वर। नंबर 2 होता है हमारा, वो होता है दीर्घ स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। देखिए प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा होगी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हास्य स्वर की अपेक्षा हास्य स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे हम दीर्घ
स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, वो हमारी कितनी होती है? प्यारे बच्चों बताएंगे। इनकी जो संख्या होती है हमारी 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। देखिए 7 कौन कौन सी होती है? देखिए एक होता है बड़ा आ, इसके बाद होती है बड़ी ई, फिर एक होता है बड़ा ओ, फिर होता है ए, फिर होता है ओ, फिर होता है औ। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा एक बार देखिए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हाथ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 7 होती है। आ, ई, उ, ठीक है, बड़ा उ, फिर ए, ओ, औ, ये हमारे 7 होते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आ गए हो? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा जो स्वर होता है वो क्या होता है? तीसरा स्वर क्या होता है? लुप्त स्वर होता है। क्या होता है? तीसरा स्वर हमारा लुप्त स्वर होता है। हेडिंग डालेंगे। तीसरा जो स्वर होता है हमारा लुप्त स्वर होता है। लुप्त 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 स्वर होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय हास्य स्वर, कामा दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है वो प्यारे बच्चों 1 होती है। प्यारे बच्चों इसको देखेंगे एक बार। लुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हास्य स्वर, यहाँ पर देखेंगे हास्य स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 1 होती है, जिसको हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है जो संख्या 1 होती है। आगे बढ़ेंगे एक आपको पॉइंट यहाँ पर लिखा दें। जो हमारा ये पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे। जो हमारा एक ये ऋषि वर्ण होता है, जो हमारा एक ये ऋषि वर्ण होता है, ये हमारा एक कैसा वर्ण होता है? तत्सम होता है। ये तत्सम होता है। ठीक, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। जो ऋषि वर्ण होता है वो हमारा कैसा होता है? तत्सम होता है। और ये जो होता है ये हमारा उ और ए के बीच में मध्य में आता है। ये आप इम्पोर्टेंट डाल देंगे क्योंकि ये हमारा 2021 में पूछा गया है। इसको इम्पोर्टेंट डाल लेंगे। आगे बच्चे चलें।
अब हेडिंग डालेंगे जीव प्रश्न के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। देखेंगे जो हमारा होता है जीव, प्रश्न के आधार पर वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 डालेंगे, होता है हमारा अग्रस्वर। एक होता है अग्रस्वर। इसकी बेटा परिभाषा देखेंगे। देखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं। देखेंगे बच्चों इसको हम लोग। देखिए जिन स्वरों या जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत होता है या कार्य करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। देखेंगे इसमें होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और इसमें आएगा ए और ए। ठीक, ये हमारे टोटल 6 होते हैं। फिर आगे चलेंगे, नंबर 2 डालेंगे। बेटा थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर ये नहीं है, ये हमारा उसके आ जाएगा, ये गलत है। 1 सेकंड रुक जाओ। सॉरी गलती हो गई। इसमें उदाहरण डाल दीजिए। छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए, ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है, जो अग्रस्वर होते हैं ई होते हैं। जब हम बोलेंगे ई, इसके बाद फिर हमारे जो हमारे जीभ के अग्रभाग से कार्य हो, जिस वर्ड को हम जीभ के अग्रभाग से बोल सकें। जैसे ई हो गया ई, इसके बाद ए, तो जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। आगे एडिंग डालेंगे मध्य स्वर। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वर्णों की, देखिए नंबर 2 डालिए, मध्य स्वर। मध्य स्वर, इसकी परिभाषा होगी जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत होता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। मध्य स्वर में तुम्हारा क्या आएगा? मध्य स्वर में कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, आगे का भाग एक, पीछे का भाग एक, मध्य का भाग, मतलब मध्य का भाग कार्यरत होता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसमें जो होएगा मध्य स्वर वो हमारा आ होगा। ठीक, अगली एडिंग देखेंगे। नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 जो हमारा होगा वो हमारा होगा पश्च स्वर।
नंबर 3 हमारा जो होता है पश्च स्वर होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे। देखें, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। इसमें होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक होता है आ। ये हमारे टोटल कितने होते हैं? 3, 2, 5। ये हमारे 5 होते हैं। इसके बाद बच्चों परिभाषा देखेंगे कि पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है, उससे हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की परिभाषा क्या थी? जिन स्वरों का निर्माण करते समय जीभ का अग्र भाग कार्यरत होता है या कार्य करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों का निर्माण करते समय जीभ का मध्य स्वर कार्यरत होता है या कार्य करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में ये होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है या कार्य करता है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। हम यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि आपका हर एक कमेंट यहाँ पर पढ़ा जाएगा, चाहे जिस टाइप का हो। आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे शॉर्ट वीडियो लाना होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। आपको जिस तरह समझ में नहीं आएगा उस तरह मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों, उच्चारण ओष्ठ के आधार पर। क्या होगी? उच्चारण ओष्ठ के आधार पर। इसमें डालेंगे नंबर 1 डालेंगे आवृत मुखी स्वर। आवृत मुखी स्वर, इसकी परिभाषा बच्चों क्या होगी? देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते,
होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी कहते हैं। स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा देखेंगे। कह रहा है कि जिन स्वरों में स्वर या उच्चारण के होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें हम अवृतमुखी स्वर कहते हैं। इसकी जो बेटा होता है, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण होता है, इसमें होगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ये हमारे टोटल 6 होते हैं। ठीक बच्चा, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। उदाहरण में आ, ई, ऊ, ए और ए होता है। ये हमारे 6 होते हैं। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं वृत्तमुखी। यहां पर देखेंगे वृत्तमुखी स्वर। जस्ट अपोजिट हो जाएगा वृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर, इसकी परिभाषा जस्ट अपोजिट हो जाएगी। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी उनकी स्वर कहते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण इसका देख लें, इसके बाद आपको समझाते हैं। इसका उदाहरण छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये होते हैं हमारे 4। कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं 4। इसको समझने की जरा सा। कह रहा है कि वृत्तमुखी, पहले क्या था? इसकी पहली वाली जो हेडिंग थी वो हमारी कौन सी हेडिंग थी बताएंगे? कमेंट करो सब लोग, कौन सी हेडिंग थी? वो हमारी कौन सी थी? आवृतमुखी। हमारी जो पहली हेडिंग थी वो आवृतमुखी थी। उसमें कह रहा था कि जिन स्वरों का निर्माण उच्चारण के होठ गोलाकार और एक वृत्तमुखी नहीं होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं? होते हैं। यहाँ पर होते हैं, इसमें होते हैं और उसमें नहीं होते हैं। जो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसमें था कि जिन स्वरों के निर्माण में या उच्चारण में होठ गोलाकार वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें हम अवृतमुखी स्वर कहते हैं। बस अंतर होते हैं और नहीं होते हैं। 2 पॉइंट याद रखना, परिभाषा पूरी आपको याद हो गई। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे मुख खुलने के आधार पर। हेडिंग डालेंगे
मुख खुलने के आधार पर। बच्चों हेडिंग इसको डाल दीजिए और इसको मैं आपको कल समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, आपकी आज की ये पहली क्लास जो हमारी वर्णमाला की होनी थी, आपको ये कैसे लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग इस बैच से जुड़ सकें और इस बार अपनी वर्दी पा सकें। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो क्लास होंगी वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, जैसा कि आपको मैं शुरू में बता दिया था। और आपको ये भी यहाँ से बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो भी पढ़ेगा इसके बाद उसको कुछ भी ऐसा क्लास के बाद नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो। अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करेगा, मैं वीडियो अपलोड होने के बाद इसको मैं बोलूंगा, एक एक कमेंट में यहाँ पर बैठ के नाइट में या मॉर्निंग में पढ़ूंगा। अगर मुझको डाउट लगता है किसी भी प्रकार को आपको समझ में नहीं आया है तो उसको मैं इसका रिवीजन फिर दोबारा मैं कराऊंगा, चाहे उसको मैं शॉर्ट में कराऊं या इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास चला के उसमें फिर मैं कराऊं। लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक के लिए मैं इसको समझाता रहूंगा, चाहे वो कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े। आप तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए, तो बस आपका काम है पढ़ने का और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय सभी लोगों को।